दोस्तों, कहते हैं कि साहिल पे खड़े आदमी को उस इंसान पर कभी नहीं हंसना चाहिए जो सैलाब में डूब रहा हो, क्योंकि आज वो डूब रहा है, कल को साहिल पे खड़े इंसान का नंबर भी आ सकता है। बल्कि साहिल पे खड़े इंसान को उस डूबने वाले से सबक लेना चाहिए कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर साहिल पे खड़ा इंसान खुद डूबने की तैयारी कर रहा हो तो कोई क्या ही करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये जिक्र साहिल और डूबने का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश की राजनीति में फ़िलहाल यूँ लग रहा है कि एक तो डूब रहा है, लेकिन साहिल पे खड़े दो लोग खुद हंस तो रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने डूबने की तैयारी भी कर रहे हैं। जो डूब चुका है उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार और उसकी पार्टी जेडीयू। और जो यूं लग रहा है कि नीतीश कुमार से सबक ना लेकर खुद डूबने की तैयारी कर रहे हैं, वो है चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी, मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ताज़ा उदाहरण है कि बीजेपी पे विश्वास करने का और बीजेपी की कठपुतली बनने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू और मायावती इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने को मजबूर है, मुझे नहीं मालूम। खास करके चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है सदन का। महिला आरक्षण विधेयक आना है, लेकिन उसकी आड़ में डिलिमिटेशन विधेयक में आना है। और उस डिलिमिटेशन में जिस तरह से दक्षिण भारत का कद कम करने की एक पूरी कवायद की जा रही है, उसको लेकर समूचा विपक्ष सरकार के सामने खड़ा होने को तैयार है। इंडिया गठबंधन पूरा कमर कस चुका है कि इसे तो पास नहीं होने देंगे। अब ऐसे में सरकार, जाहिर सी बात है, सरकार ने जो पहले सोचा था वही करेगी कि अगर ये पास नहीं होगा तो एक हवा बनानी शुरू कर दी कि हमारा मकसद तो महिला आरक्षण विधेयक पास करवाना है और विपक्षी जो है वो महिला आरक्षण विधेयक को पास ना करके महिलाओं के विरोधी हैं, ये साबित करना है। ये चाल है और ये क्लियरली दिख रही है और उस पर बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जुट भी गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी के इस नैरेटिव को टीडीपी जैसी पार्टी, तेलुगु देशम जैसी पार्टी साथ दे रही है, समर्थन दे रही है और मायावती भी दे रही है। चलो, मायावती उत्तर प्रदेश से आती है, डिलिमिटेशन से उत्तर प्रदेश को तो सबसे ज़्यादा फायदा है। लेकिन जिस दक्षिण भारत को खतरा है, चंद्रबाबू नायडू तो उसी दक्षिण भारत से आते हैं, उसी आंध्र प्रदेश से आते हैं, जहाँ पर परिसीमन के बाद इनाम मिलने की बजाय, जनसंख्या कंट्रोल करने के इनाम मिलने की बजाय सज़ा के तौर पे सीटें कम होंगी मुकाबले में, मतलब उत्तर भारत या हिंदी पार्टी के राज्यों के मुकाबले में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद टीडीपी और मायावती दोनों ही महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़े हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इस विधेयक के साथ डिलिमिटेशन का विधेयक भी जुड़ा है। It is a honor to be member of parliament for the most important constitutional amendment bills which are coming on 16th, 17th, 18th in Lok Sabha and Rajya Sabha under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is very honor to see Article number 131 amendment. The women reservation bill is being produced in both the houses. See, we can see the country is moving forward. People are keep on talking about women empowerment, but our Honorable Prime Minister is making politics also to enhance by including women reservation 33%, giving 33% to women reservation. देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है।
अब सोचिए, इतना टीडीपी का इतना गलत स्टैंड ये लग रहा है कि खुद विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो भी हैरान है कि टीडीपी आखिरकार ये स्टैंड कैसे ले सकता है। No, I don't know how can this TDP-like political parties can support this bill in this way. Because TDP earlier also they raised the concern about all these things. I think it is very difficult for them to support this bill in this. लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिससे खुद डूबने का शौक हो उसे कोई क्या रोकेगा, कितनी बार कोई बचाएगा, वो एक न एक दिन डूबेगा ही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू, जिसे इंडियन पॉलिटिक्स का सीईओ कहा जाता है, हार्ड बार्गेनर कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी जाती है, वो चंद्रबाबू नायडू क्यों नीतीश कुमार के सबक से नहीं सीख पाए। जैसा भी चंद्रबाबू नायडू की छोटी सी उंगली पकड़ के बीजेपी चल रही है, एक वक्त में नीतीश कुमार के साथ भी ऐसे ही बीजेपी चली थी। नीतीश कुमार ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज उसी नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंक दिया। चंद्रबाबू नायडू शायद तब तक रिटायर हो जाएं या उनके बेटे पार्टी को संभाल रहे हो, लेकिन हश्र उनका भी यही होना है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक बीजेपी उंगली पकड़ के छोटा भाई बनती रही। जैसे ही बाला साहब नहीं रहे तुरंत उंगली छोड़ के उद्धव ठाकरे के सामने खड़े हो गए। जब कोई बस ना चला तो पार्टी तोड़ दी। चंद्रबाबू नायडू के लिए तो टीडीपी के लिए आंध्र प्रदेश के बाहर कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और वहाँ भी एग्जैक्टली वही सीन हो रहा है जो कल शाम के वीडियो में मैंने बंगाल के बारे में आपको बताया था। वहाँ भी लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासन की मिसालें दी जाती है। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी का शासन देख लिया, भ्रष्टाचार से भरपूर। चंद्रबाबू नायडू का कई बार देख लिया। अब वहाँ पर लोग फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देखने लगे, कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की उम्मीद करने लगे हैं। शर्मिला, जो वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष है शर्मिला रेड्डी, वो काम भी कर रही हैं। इसलिए वहाँ पर आप देखिएगा अब धीरे धीरे वो जो खेल होता है कांग्रेस के साथ वो वहाँ भी होना शुरू हो गया। वाईएस शर्मिला के खिलाफ भी आवाज़ें वहाँ पार्टी के अंदर उठनी शुरू हो गई है। वो होता ही है, जो नेता आगे बढ़ता है कांग्रेस में, जो पार्टी को आगे बढ़ा रहा होता है, उसके खिलाफ आवाज़ें एक्सटर्नल फैक्टर उठवाने शुरू कर देते हैं। वो वहाँ शुरू हो गया। इसका मतलब वाईएस शर्मिला अपने रास्ते पर सही चल रही हैं। इधर चंद्रबाबू नायडू अगर दक्षिण के हितों के साथ समझौता कर लेते हैं, जगन मोहन रेड्डी पर भ्रष्टाचार की ठप्पा लग चुका है, तो रास्ता किसके लिए खुलता है? या तो बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी के लिए तभी रास्ता बनेगा अगर बीजेपी दिल्ली में मजबूत बनी रहती है और राज्यों में भी, काफ़ी राज्यों में सरकारें रहती है, तब तो बीजेपी का स्कोप बनता है। अगर कहीं दिल्ली से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई तब मुश्किल है। तब आंध्र प्रदेश में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कांग्रेस। क्योंकि बीजेपी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर भी इस वक्त जो चल रहा है ना, वो बहुत जल्द ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट ये हुआ कि बीजेपी के अंदर जो कोर बीजेपी के लोग हैं उनकी घुटन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाहर से आए लोगों को सिर पर बिठाया जा रहा है। असम में सबसे बड़ा उदाहरण है, पूरी कांग्रेसी बीजेपी चला रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जो बीजेपी की कोर नहीं है, जो सब पार्टियों से चल चुल के फिर अंत में बीजेपी में आए हैं। ये सारी कवायद हो इसलिए रही है कि चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे पुष्कर धामी हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता हो, ये सब प्यादे सेट किए जा रहे हैं और ये प्यादे सब अमित शाह के उत्तराधिकारी की लड़ाई में जीतने के लिए फिट किए जा रहे हैं, ताकि लखनऊ वाले योगी बाबा का कद घटाया जा सके, उनके साथ
खड़े होने वाले ज़्यादा लोग ना हो। लेकिन इस चक्कर में बीजेपी के खुद के अंदर के लोगों को दबाया जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी का जो संघ की उससे आया व्यक्ति है, नेता है, उसकी पहली प्रेफरेंस योगी आदित्यनाथ रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों को साइड करके बाहर से आए लोगों को बिठाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस मकसद के लिए इन्हें बिठाया जा रहा है, उस मकसद पर आने से पहले ही बीजेपी के अंदर एक ब्लास्ट ज़रूर होगा। जब ऐसे लोग आवाज़ें उठाने शुरू करेंगे, तब जब ऐसी आवाज़ें उठनी शुरू होगी, तो ये जो आज लोग साथ खड़े हैं ना, चंद्रबाबू नायडू और मायावती जैसे, ये उस हालत में, सही में बता रहा हूँ, किसी लायक नहीं रहेंगे। ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।